नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स और में। आज हम लोग करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन से टॉपिक न्यूज में रहे हैं। तो पहला है टॉपिक फुटपाथ पर चलने का अधिकार। दूसरा टॉपिक बायोचर संकल्पना। तीसरा टॉपिक राखी गढ़ी। चौथा टॉपिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। पांचवा टॉपिक भारतीय दूरसंचार नियामक ढांचा। छठा टॉपिक भारत की डिजिटल संप्रभुता। अब हम लोग इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला टॉपिक फुटपाथ पर चलने का अधिकार। फुटपाथ पर चलने का अधिकार, आखिरकार ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? तो सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण व पैदल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय बहस के कारण ये टॉपिक चर्चा में रहा। ये टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो जीएस पेपर 2 राज्य व्यवस्था और जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था के सब टॉपिक बुनियादी ढांचा से संबंधित है। संवैधानिक और कानूनी आधार। अनुच्छेद 21 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार सुरक्षित सड़कों और फुटपाथ पर बिना किसी भय के चलने की सुरक्षा जीवन के मौलिक अधिकार का एक विस्तृत पहलू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जीवन के मौलिक अधिकार के तहत अब फुटपाथ पर चलने का अधिकार ये भी उसमें शामिल हो गया है। अनुच्छेद 19D यह संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के बिना किसी वाह्य भय या बाधा के स्वतंत्र संचारण घूमने की मूल गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 19। शहरी नियोजन की प्रमुख चुनौतियाँ। वाहन केंद्रित विकास। वर्तमान शहरी नियोजन पैदल यात्रियों की तुलना में मोटर वाहनों का अधिक महत्व देता है, जिससे पैदल मार्ग निरंतर सिकुड़ रहे हैं। अवैध अतिक्रमण। फुटपाथों पर अनाधिकृत पार्किंग, अवैध निर्माण, वेडिंग गतिविधियों से पैदल यात्रियों की मुख्य सड़क पर चलने को बाध्य हैं, जिससे रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलेंगे, देखेंगे नीतिगत उपाय और आगे की राह। तो सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य किया जाए। सभी नई शहरी विकास परियोजनाओं और सड़क चौड़ीकरण योजनाओं में सुरक्षित निरंतर पैदल मार्गों को डिज़ाइन किया जाए और समावेशन विधिक रूप से अनिवार्य किया जाए। स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन। स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014 को कड़े से लागू किया जाए। वेंडरों के लिए अलग सुरक्षित वेंडर जोन और नॉन पार्किंग जोन स्थापित करना आवश्यक है। नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत सार्वजनिक परिवहन और गैर मोटर चालित संचारण जैसे साइकिल व पैदल मार्ग को एकीकृत किया जाए। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलेंगे और राइट टू वॉक।
राइट टू वॉक का पीवाईक्यू और अभ्यास देखेंगे। तो विगत वर्षों का प्रश्न यूपीएससी 2024 मेंस में पूछा गया है। भारत के बड़े शहरों में परिवहन व्यवस्था की कमियों के कारण पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए जीवन जोखिम भरा हो गया है। इस समस्या के समाधान के लिए नीतिगत और बुनियादी ढांचे के स्तर पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए? 15 नंबर का है 250 शब्दों में लिखना है। अब अभ्यास प्रश्न देखेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि फुटपाथ पर चलने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग है? शहरी भारत में पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्थानीय स्वशासी निकायों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 15 नंबर का अभ्यास प्रश्न है, 250 शब्दों में लिखना है। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलेंगे। दूसरा टॉपिक है बायोचर संकल्पना। बायोचर चर्चा में क्यों रहा है? तो पराली दहन संकट के निवारण और टिकाऊ कृषि के लिए बायोचर का बढ़ता उपयोग, इसलिए चर्चा में रहा। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो जीएस पेपर 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण से रिलेटेड है। अब हम लोग जानेंगे बायोचर उत्पादन की प्रक्रिया और उसके रासायनिक गुण। तो बायोचर एक उच्च कार्बन युक्त महीन दाने वाला चारकोल है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या अत्यंत सीमित मात्रा में कृषि अवशेषों के नियंत्रित उच्च तापमान दहन द्वारा निर्मित होता है। कार्बन प्रच्छादन। इसके स्थिर रासायनिक गुणों के कारण यह वायुमंडलीय कार्बन को सैकड़ों वर्षों तक मिट्टी में जमा रखता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसीय चक्रण नियंत्रित होता है। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलेंगे। बायोचर के अनुप्रयोग और सीमाएं। तो मृदा की जलधारण क्षमता वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। अम्लीय मिट्टी के पीएच स्तर को संतुलित करता है। लाभदायक नाइट्रोजन फिशिंग सूक्ष्म जीवों को अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। बायोचर पराली व अपशिष्ट प्रबंधन। धान की पराली को खेती में जलाने के बजाय खेतों से बायोचर संयंत्रों से भेजकर गंभीर वायु प्रदूषण, स्मॉग और मिट्टी के जैविक विनाश को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। बायोचर के उपयोग। तकनीकी सीमाएं। इसकी कुछ तकनीकी और सीमाएं भी हैं। बायोचर आधारित संयंत्र स्थापित करने में उच्च प्रारंभिक पूंजीगत लागत लगती है, ये इसकी सीमा है। सभी प्रकार की मिट्टियों पर बायोचर का समरूप प्रभाव नहीं होता है, ये इसकी सीमा है। और कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना जटिल काम है, ये भी इसकी सीमा है। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलेंगे, इसका पीवाईक्यू देखेंगे। बायोचर का पीवाईक्यू अभ्यास। तो प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है विगत वर्षों का प्रश्न है
कृषि में बायोचर का क्या उपयोग है? पहला स्टेटमेंट है बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती में विकास माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकीकरणकारी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तीसरा स्टेटमेंट है यह विकास माध्यम की जल धारण क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो बायोचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है बायोचर का निर्माण केवल ऑक्सीजन की पूर्ण उपस्थिति में होने वाले उच्च तापमान दहन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है यह मिट्टी में कार्बन प्रच्छादन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के शमन में सहायक है। तीसरा स्टेटमेंट है इसका उपयोग भारी धातुओं से प्रदूषित जल के जैव शोधन के लिए किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है केवल 2 और 3। पहला क्यों नहीं है? पहला गलत क्यों है? क्योंकि यह बायोचर जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में बनता है। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलेंगे। तीसरा टॉपिक है राखी गढ़ी और पुरातात्विक आयाम। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता चर्चा में क्यों रहा है? पुरातात्विक खुदाई में नए हड़प्पा कंकालों और उनके पूरा डीएनए का हाल ही विश्लेषण किया गया है, इसलिए राखी गढ़ी चर्चा में रहा है। तो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो जीएस पेपर 1 प्राचीन इतिहास व कला संस्कृति टॉपिक से रिलेटेड है। अब हम लोग राखी गढ़ी के भौगोलिक एवं पुरातात्विक महत्व को समझेंगे। तो राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर हकरा नदी तंत्र के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। पुरातात्विक शोधों के अनुसार राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे विशाल भौगोलिक स्थल है, जिसने मोहनजोदड़ो को भी पीछे छोड़ दिया है। डीएनए विश्लेषण यहाँ मिले प्राचीन मानव कंकाल के पूरा डीएनए विश्लेषण ने सिद्ध किया है कि हड़प्पा काल के लोगों के स्वतंत्र मूल आनुवंशिक साक्ष्य थे। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलेंगे। राखी गढ़ी का विकास और संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्व हड़प्पा से परिपक्व चरण तक राखी गढ़ी में संस्कृति के प्रारंभिक विकास प्री हड़प्पन से लेकर मैच्योर हड़प्पन चरण के क्रमिक भौतिक विकास साक्ष्य मिलते हैं। मिट्टी की ईंटों के नियोजित घर मिले हैं, सुनियोजित समकोण काटती गलियां मिली हैं, परिष्कृत जल निकास प्रणाली मिली है, आभूषण निर्माण कार्यशालाएं हड़प्पा वासियों की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कौशल को उजागर कर दी हैं। आइकन साइट परियोजना 5 प्रतिष्ठित स्थल भारत सरकार ने देश के 5 पुरातात्विक धरोहरों को आइकन साइट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राखी गढ़ी उनमें से प्रमुख है। ऑन साइट राष्ट्रीय संग्रहालय यह पुरातात्विक अवशेषों को संजोने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक ऑन साइट राष्ट्रीय स्तर के म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। अब हम लोग पीवाईक्यू राखी गढ़ी पीवाईक्यू अभ्यास प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो इससे रिलेटेड प्रश्न विगत वर्षों का प्रश्न प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है।
प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है शाहगौरा। शाहगौरा गोरखपुर में यूपी में स्थित मौर्यकालीन ताम्रपात्र अभिलेख स्थल है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। अभ्यास प्रश्न। तो प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भौगोलिक स्थल है। दूसरा स्टेटमेंट है यह प्राचीन सिंधु नदी के मुख्य मार्ग के तट पर अवस्थित है। तीसरा स्टेटमेंट है इसे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित स्थल आइकॉनिक साइट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका उत्तर है बी, केवल 2 और 3। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि सिंधु घाटी नदी नहीं बल्कि विलुप्त हो चुकी घग्गर तंत्र के क्षेत्र में आता है। अब हम लोग अगली स्लाइड पर बढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई। एफडीआई क्या है? तो एफडीआई किसी विदेशी निवेशक के द्वारा दूसरे देश के उद्यम में किया गया दीर्घकालिक निवेश जिसमें कंपनी के प्रबंधन और नियंत्रण पर सीधा प्रभाव होता है, उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई कहते हैं। तो एफडीआई चर्चा में क्यों रहा है? तो चर्चा में रहने के कारण वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव के बीच भारत की एफडीआई प्रवाह में विविधता आई है। ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो जीएस पेपर 3 से, भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास से रिलेटेड है। भारत में एफडीआई आकर्षण के शीर्ष क्षेत्र और प्रतिशत हिस्सा 2026 का रुझान कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में 90% है। सेवा क्षेत्र वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में 75% द्वितीय स्थान पर है। ऑटोमोबाइल्स विनिर्माण में 60% है। गैर पारंपरिक ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में 45%। ग्लोबल सप्लाई चैन विभेदीकरण सप्लाई चैन चाइना प्लस वन रणनीति का लाभ उठाकर भारत विनिर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी को आकर्षित कर रहा है। विदेशी एफडीआई निवेश मार्ग और नीतियां। स्वचालित मार्ग। इस मार्ग के अंतर्गत गैर संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी निवेशकों को निवेश के लिए भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक से किसी पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं होती है। सरकारी मार्ग। संवेदनशील क्षेत्र जैसे रक्षा है, दूरसंचार है, प्रिंट मीडिया है का कुछ हिस्सा विदेशी निवेश करने से पूर्व संबंधित केंद्रीय प्रशासन मंत्रालय की मंजूरी अनिवार्य होती है। नीतिगत सुधार और पीएलआई। भारत सरकार ने विनिर्माण और प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन पीएलआई योजना को अपनी एफडीआई नीतियों के साथ सुव्यवस्थित रूप से एकीकृत किया है, जिससे कारोबारी सुगमता से बढ़ी है। अब हम लोग एफडीआई का पीवाईक्यू और अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो विगत वर्षों का प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है?
पहला स्टेटमेंट है या किसी विदेशी देश से ऋण सुरक्षा किया गया निवेश है। दूसरा है यह मुख्य रूप से पूंजीगत संसाधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है जिसमें ऋण सृजित नहीं होता है, सही, इसका सही उत्तर बी है। तीसरा स्टेटमेंट है सी स्टेटमेंट, या विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बॉन्ड और इक्विटी में किया जाने वाला निवेश है। चौथा है यह केवल सूचीबद्ध कंपनियों में किया जाने वाला निवेश है। तो इसका उत्तर जो है बी है। अब अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न है भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भारत में सभी क्षेत्रों में रक्षा और आंतरिक को मिलाकर 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अनुमति स्वचालित मार्ग से है। दूसरा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन के विनियमन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह और संचालन की कानूनी रूपरेखा तय करता है। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 2। स्टेटमेंट 1 गलत क्यों है? क्योंकि रक्षा और महत्व की संवेदनशील क्षेत्रों को 100% सीमा कुछ विशेष शर्तों के साथ सरकारी अनुमति मार्ग के अधीन है, इसलिए स्टेटमेंट 1 गलत है। अब हम लोग भारतीय दूरसंचार नियामक ढांचा के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय दूरसंचार नियामक ढांचा चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में उपग्रह, ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम आवंटन और 5G विस्तार पर नई राष्ट्रीय नीति और सुधार ऑडिट के कारण जो है ये चर्चा में रहा है। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो जीएस पेपर 2 शासन व्यवस्था, जीएस पेपर 3 बुनियादी ढांचा से रिलेटेड है। दूरसंचार अधिनियम 2023 उपनिवेशिक काल का अंत 2023 के व्यापक दूरसंचार अधिनियम ने उपनिवेशिक काल के पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया है। यह नया कानून डिजिटल सुरक्षा, नेटवर्क अखंडता और नई तकनीक जैसे 5G उपग्रह संचार के नियमन हेतु केंद्र सरकार को सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा शक्ति प्रदान करता है। स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा, प्रशासनिक आवंटन, उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर प्रशासनिक आवंटन पद्धति और खुली नीलामी के बीच विनियामक बहस जारी है। विश्वसनीय स्रोत, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को केवल सरकार द्वारा स्वीकृत विश्वसनीय निर्माताओं से ही हार्डवेयर उपकरण आयात करने की अनुमति है। अब हम लोग दूरसंचार का वित्तीय दबाव एवं चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्र की बुनियादी चुनौतियां क्या हैं? समायोजित सकल राजस्व, देनदारी, बकाया देनदारी राशि और अत्यधिक लाइसेंस शुल्क के कारण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं पर निरंतर भारी वित्तीय दबाव बना हुआ है, जिससे दूरसंचार बाजार के डिओपॉली में बदलने का संकट है। ग्रामीण शहरी डिजिटल डिवाइड, यद्यपि शहरी क्षेत्रों में डाटा की खपत में अभूतपूर्व उछाल आया है, परंतु देश के सुदूर और ग्रामीण अंचलों में आज भी तेजी गति से इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव है, जो समावेशी विकास को बाधित करता है। पूरी गहन संक्रमण, 5G का देशव्यापी विस्तार और आगामी 6G अनुसंधान को तीव्र करने के लिए अत्यधिक भारी निजी और सार्वजनिक पूंजी निवेश में अनिवार्यताएं हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे, इसका PYQ देखेंगे। टेलीकॉम
का PYQ। तो मेंस 2022 में विगत वर्षों का प्रश्न आया है। प्रश्न क्या है? सस्ती डिजिटल कनेक्टिविटी का प्रसार भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है? भारत में डिजिटल इंडिया मिशन के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की विवेचना कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, 150 शब्दों में लिखना है। अब अभ्यास प्रश्न की हम लोग बात करें तो नए कानूनी और विनियामक ढांचे के आलोक में भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और उपभोक्ता डेटा गोपनीयता के बीच संतुलन कैसे बनाया चाहिए? भारत में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में TRI की नियामक भूमिका का परीक्षण कीजिए। 15 नंबर का प्रश्न है, 250 शब्दों में लिखना है। ये अभ्यास प्रश्न है। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलेंगे। भारत की डिजिटल संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे। तो चर्चा में क्यों रहा है भारत की डिजिटल संप्रभुता? बिग कैट कंपनियों द्वारा एल्गोरिदम नियंत्रण और डेटा एकाधिकार के खिलाफ भारत की नियामक संप्रभुता के कारण जो है चर्चा में रहा है। किस विषय से संबंधित है? GS पेपर 3 साइबर सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा व सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वदेशी तकनीकी तंत्र, डेटा स्थानीयकरण, डेटा लोकलाइजेशन। देश के नागरिकों का संवेदनशील डेटा भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ही सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है ताकि विदेशी एजेंसियां तथा तकनीकी दिग्गज बिग टेक जो है इस पर अनुचित नियंत्रण ना कर सकें। स्वदेशी विकल्प UPI है, ONDC है, ई-कॉमर्स और स्वदेशी सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी का निर्माण विदेशी निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में बड़े कदम हैं। डिजिटल कानून, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 का पूर्ण क्रियान्वयन तकनीकी और कानूनी संप्रभुता को सुदृढ़ता प्रदान करता है। डिजिटल आत्मनिर्भरता और चुनौतियां के बारे में पढ़ेंगे। डेटा संरक्षण, तो DPDP अधिनियम 2023 के तहत डेटा प्रिंसिपल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा तथा डेटा कंपनियों पर भारी दंडात्मक प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया है। स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म ONDC और UPI जैसी प्रणालियों के माध्यम से एकाधिकारवादी ई-कॉमर्स व भुगतान बाजारों का विकेंद्रीकरण कर छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को सीधे सशक्त बनाया जा रहा है। साइबर सुरक्षा व बिग कैट, राज्य प्रायोजित साइबर हमलों, वेयर और क्लाउड स्टोरेज में विदेशी सर्वर पर भारतीय सूचना ग्रिडों की अति निर्भरता को समाप्त करना एक बड़ी रणनीतिक चुनौती है। अब हम लोग इसके PYQ अभ्यास डिजिटल संप्रभुता के PYQ अभ्यास को देखेंगे। तो विगत वर्षों का प्रश्न 2023 मेंस UPSC में पूछा गया है। डेटा संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? साइबर स्पेस में भारत की राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए डिजिटल व्यक्तिगत संरक्षण अधिनियम किस प्रकार एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है? 15 अंकों का प्रश्न है, 250 शब्दों में लिखना है। और अभ्यास प्रश्न क्या है?
एआई और सॉवरेन गोल्ड कंप्यूटिंग के युग में डिजिटल संप्रभुता केवल डेटा भंडारण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मूलतः उन्नत तकनीकी आत्मनिर्भरता के बारे में। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 15 नंबर का अंक है, 250 शब्दों में लिखना है। अब यहाँ पर सभी टॉपिक समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें सपोर्ट करें।